सभी प्रशिक्षुओं को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा जो कि ये साइंस का है पार्ट। और आपको पता होगा कि साइंस में आपका बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो में मैं उसी का समावेश का बात करूंगा, उसी के समावेश प्रश्नों की बात करूंगा कि अतिलघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्न जो आते हैं, इसमें सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरी प्रश्नों को कवरेज किया गया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक ही जगह एक ही वीडियो में आपको चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। तो आपका एग्जाम आज से शायद आज 5 तारीख हो गया है, 6, 7, 8 तीसरे दिन आपका पेपर होगा। अब आपके पास समय तो बिल्कुल बचा नहीं है, तो आप बिल्कुल लग जाइए और चीजें वही पढ़िए जो आपके लिए फायदेमंद हो। अदर चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आप पढ़ चुके हैं उसी चीज को आप रिवाइज करिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। और आपको ये जो वीडियो दिया जा रहा है, ये आपका 50 प्रश्न का है। ये 50 प्रश्न के हैं। तो इसमें जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो भी वीडियो दिए जाएंगे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न से रहेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है। और अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहा, मीन्स कहने का मतलब यह है, जैसे पेपर आप दे रहे हैं तो पेपर में पहले तो आपका बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न ही तो रहेगा। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा रहा तो आपका लास्ट इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। मतलब एग्जामिनर पहले आपका बहुविकल्पी प्रश्न देखेगा, बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न ही देखता है। अगर ये आपके बहुत अच्छे रहे, प्रश्न अच्छे गए हैं, गलत नहीं है, तो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी अच्छे ही जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर इन चीजों पे दोनों पे ज्यादा ध्यान देता है कि आपका कैसा है, ये इसमें कैसे आप किए हैं, ज्यादा काट पीट या गलत किए हैं, कैसे किए हैं, और कॉपी किस तरीके से लिख रहे हैं। क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न होता है बहुविकल्पी भी, और 1 नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहता है। तो इसमें ज्यादा कुछ तो लिखा नहीं जाता है, केवल फैक्ट पॉइंट लिखी जाती है। तो अगर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छा गया है तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न अवश्य अच्छा जाएगा। क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो इसी अति लघु उत्तरीय दो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मिला करके बनाया जाता है। यानी ज्यादातर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिल जाते हैं। तो इसलिए आप ज्यादा प्रयास करिए कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही रहे, गलत होने का चांस ना रहे, और प्रश्न लिखने का सीक्वेंस भी बिल्कुल सही रहे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लिखिए। कहीं ऐसा नहीं कि प्रश्न 1 आ गया, 2 नहीं आ रहा तो हम प्रश्न 3 डाल दें। तो ऐसा मत करिएगा। फिलहाल मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरीके से कॉपी को लिखना है, किस तरीके से कॉपी को मैनेज करना है, कैसे उसको सही ढंग से अरेंजमेंट करना है। इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको काफी हेल्पफुल होगा। तो आप इस चीज को ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न आप न के बराबर, यानी आपका गलत ना हो। अगर ये दोनों गलत नहीं होता है तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। हमारा ये जो 50 प्रश्नों का हम समावेश दिए हैं, इसमें हम दिखा देते हैं आपको क्या क्या चीजें हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसमें रखी गई हैं। जो कि प्रश्न आए हुए हैं और जो आने के चांस हैं उसको रखे गए हैं। कुछ प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, वो आने के चांस है, इसलिए उसको भी रखा गया है। इस चीज को आप एक बार एक ही वीडियो में 50 प्रश्न को देख लीजिएगा। आपका 10 से 11 नंबर का ये जो बनाया गया है सेट, 10 से 11 नंबर का बनाया गया है। मीन्स 10 से 11 नंबर का आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। कह रहे हैं नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो नासा का मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। दूसरा प्रश्न कह रहा है पितरस कहाँ बनता है। तो आपको पता होगा पितरस हमारा कहाँ बनता है। पितरस यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में, हम लीवर में हमारा पितरस बनता है। ठीक, चलिए। प्रबल क्षार कौन कौन से हैं। कह रहा है कि प्रबल क्षार यानी शक्तिशाली जो क्षार है हमारे, वो कौन कौन से हैं। तो ये क्षार में आपको पता होगा यम्ल ओ एच निगेटिव आयन देता है और एच पॉजिटिव आयन देता है। जो ओ एच होता है, क्षार होता है, वो निगेटिव आयन देता है।
तो आपके प्रबल क्षार कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH, KOH और CaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन तीन के नाम को बता दिया गया है। प्रबल क्षार कौन कौन से है उसमें पूछेगा, किसी एक क्षार का नाम बताइए, तो आप इन तीनों में से किसी एक का क्षार का नाम आप लिख दीजिएगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न कर रहा है, दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है? कह रहा है कि दिन और रात का होना कौन सा परिवर्तन है? तो दिन और रात का होना नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। ये नेचुरली ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी प्रकृति के रूप में इसमें परिवर्तन होता है और नियमित होता है, यानी प्रतिदिन होता है। ऐसा नहीं कि आज हुआ तो कल नहीं होगा, ये तो संभव है नहीं। तो दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है? नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है। अगला कह रहा है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ उत्तोलक से लीवर से प्रश्न पूछा जाता है और आपको बाकायदा लीवर के उत्तोलक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, चीजों को समझाया गया है कि भुजा कब भार बीच में होता है तो कब भार किनारे चला जाता है। तो इस तृतीय प्रकार के श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है? चिमटा। जैसे कि ये आपका चिमटा इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, यानी भार ये यहाँ से उठाया जाता है, रोटी यहाँ से उठाते हैं आप, है ना। अगर आपके एग्जाम्पल याद रहेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं कि भार इसका कहाँ होगा। तो भार इसका किनारे हो जाएगा, और प्रयास हम यहाँ से हाथ से यहाँ यहाँ दोनों हाथों से इसे पकड़े रहते हैं। ठीक है, यहीं से इसको पुश करते हैं इस तरीके से, और यहाँ से आप क्या होता है, मूवमेंट करता है, मूव करता है, तो ये इसका आलम हो जाता है। ये आयास हो जाता है, आयास या प्रयास, ये यहाँ पे बीच में आयास हो जाता है, आयास हो जाता है। और यहाँ ऐसा क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है ना। क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है। तो ये चीजें हैं, ये आलम्ब हो जाता है, यानी यहाँ से ये मूवमेंट करता है, घूमता है, और यहाँ से हम प्रयास लगाते हैं, और यहाँ ये क्या क्या होता है, इसका इसका ये भार रहता है। ठीक, ये चीजें हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण तो चिमटा है, मानव भुजाएं हैं। क्या है? मानव भुजाएं। क्योंकि मानव भुजाएं जो हमारी होती हैं ऊपर से घूमती हैं, और किसी चीज को हम हाथ से कार्य करते हैं। ठीक है। और उसका चिमटी, चिमटा और चिमटी। ठीक, ये हो गया। फिर अगला कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो वहां पे लास्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आपको ये जो आपका समीकरण है इसको बताया जा चुका है। तो उस समीकरण को अगर आप देख लेंगे तो चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बाकी और भी चीजें जो भी है, जितने भी इक्वेशन, कुछ इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, उसको बताया जा चुका है। आप उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके से आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। क्या है? सैटेलाइट है। चंद्रमा एक हमारा उपग्रह होता है, क्योंकि ग्रह हमारे 8 होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यम था 9वां ग्रह था, लेकिन उसको निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। उसी में हमारा ये जो चंद्रमा है, ये हमारा क्या है, होता है, उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है। अगला देखिए, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो अधपका मांस खाने से एथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। एथ्रेक्स जो होती है, ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। एथ्रेक्स एक खतरनाक रोग है, यानी यह मानव और पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। मानव और पशुओं दोनों को संक्रमित करता है, और इसका कारण जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेक्स, यानी क्या होता है, इसका जो कीटाणु होता है वो होता है बे बेसिलस बेसिलस एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स। ठीक, बेसिलस एंथ्रेक्स ये नामक जीवाणु होता है, नामक जीवाणु होता है।
ठीक है। यही होता है, बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु होता है, जिससे वो अधपका मांस खाने, ये मिट्टी में भी रहता है, मिट्टी में ही रहता है, और इससे क्या होता है, पशु वगैरह, पशु और मानव सब भी ये संक्रमित हो जाते हैं, इससे संक्रमित हो जाएंगे। जब उनका आप अधपका मांस खाएंगे तो क्या होगा, वो जो जीवाणु होगा वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, और इससे क्या होता है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है, यानी ये बहुत खतरनाक रोग होता है। इसमें इसके जो लक्षण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। लक्षण इसके देखिए, लक्षण जो होते हैं वो होता है फ्लू जैसी, फ्लू जैसी लक्षण हो जाती है, फ्लू वही आंख वाला, फ्लू जैसी लक्षण हो जाती हो सकती है। गले में खराश हो सकता है, गले में खराश हो सकता है। उसके बाद हल्का फीवर, यानी हल्का हल्का बुखार भी इसका लक्षण है। और थकान, चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये सब हमारे अधपकावांस यानी एंथ्रेक्स के लक्षण हैं। फ्लू जैसी लक्षण, गले में खराश हो जाएगा, हल्का फीवर हो जाएगा, थकान लगेगा आपको, चिड़चिड़ापन होगा, ये सब हमारे एंथ्रेक्स के लक्षण होते हैं। चलिए अगला है, सुनामी का निर्माण कैसे होता है। तो सुनामी का निर्माण क्या होता है, पृथ्वी पर प्लेटों के खिसकने से सुनामी का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी होती है वो कई प्लेटों के रूप में क्या होती है, बनी होती है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी कोई प्लेट खिसक जाता है, क्योंकि उसमें एक आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उस क्रियाओं के द्वारा अगर कोई भी प्लेट खिसक जाता है तो क्या होता है, सुनामी का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है। कह रहा है जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि, यानी जो अनियंत्रित जन्म दर, यानी बच्चों के पैदा होने की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, अनियंत्रित है, यानी उसको कंट्रोल नहीं किया गया है। तो हमारी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जनसंख्या विस्फोट तो होना तय है। हमारी गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, इसी समय हमारी गवर्नमेंट्स जनसंख्या वृद्धि में रोक लगा रही है, कि जिसके बच्चे तमाम तरीके का स्कीम निकाल रहे हैं, कि जिनके दो बच्चे होंगे उनको इस तरीके की स्कीम दिए जाएंगे, और नौकरी में फैसिलिटीज होगी। ये सब सारी चीजें गवर्नमेंट्स हमारी लगा रहे हैं, जिससे क्या होगी कि जनसंख्या में वृद्धि कम से कम हो, रोकी जा सके। फिर कह रहा है सुनामी का संबंध किससे है। सुनामी का संबंध पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। तो पानी जो सुनामी का संबंध है वो पानी के अंदर क्या है, उत्पन्न लहर से है, ये सुनामी का संबंध है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है, क्योंकि जो हमारी होती है 1 से लेकर के 14 तक जाती है ना, 1 से लेकर 14 तक जाती है, 7 पे हमारा क्या होता है, 7 पे उदासीन हो जाता है, ना अम्लीय रहता है ना ही क्षारी रहता है। ठीक है, तो वो वही क्षारकता यहाँ पे बताया गया है कि एसिटिक अम्ल की जो क्षारकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो 7 से कम क्षारी हो जाता है, 7 से अधिक क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है। तो नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक एसिड होता है, जिसका फार्मूला होता है C6H8OH O7। जिसका फार्मूला क्या होता है, C6H8O7 साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये अगला कह रहा है विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो आपको पता होगा कि विटामिन डी का सबसे सस्ता और सबसे प्राकृतिक स्रोत क्या है, जो कि हमको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो वो क्या है, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट जिसको बोलते हैं। सुबह सुबह आपका विटामिन डी मिलना स्टार्ट हो जाता है, कोई पैसा नहीं लगता है, और एक विटामिन डी से भरपूर रहता है वो सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न कह रहा है एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता, देखिए 2 बार हो गया है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है, यानी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है, पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जिन विलयनों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, यानी जिन विलयनों के जलीय विलयन जो सोल्यूशन है, जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वे सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सामान्य
लवण कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनते हैं? तो आपको पता होगा उदासीनीकरण में ना तो अम्ल रहेगा और ना ही क्षार रहेगा। जो उदासीन रहेगा, उदासीन में क्या होता है, वो लवण बन जाता है। ना ही अम्ल होता है, ना ही अम्ल होगा, और ना ही क्या होगा, क्षार होगा। वो क्या बन जाता है, लवण बन जाता है। सरौता में आलम्ब कहाँ पर होता है? सरौता हमारा ये इस तरीके से सरौता होता है, ऐसे बीच में यहाँ भार यानी सुपारी वगैरह रखा होता है ना। ये इस तरीके से हमारा सरौता होता है। ये देखिए सरौता हो गया। तो कह रहा है सरौता में आलम्ब कहाँ पर होता है? तो आलम्ब का मतलब क्या होता है, घूमने वाला भाग। यहाँ से यहीं से तो घूमता है, यहीं ये मोड़ रहता है, यहीं से देखिए इस तरीके से रहता है, तो यही हमारा आलम्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, ये आलम्ब यहाँ पे हो जाता है। और ये भार यहाँ रखा गया है, यानी यहाँ जो सुपारी रखी गई है, ये क्या हो जाता है, भार हो जाता है। और ये ऐसा क्या हो जाता है, आयास हो जाता है, यानी यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रयास लगाते हैं। आयास या प्रयास जो बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ये हमारा ये आलम्ब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आयास हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, भार हो जाता है। इसमें भार बीच में रहता है, आलम्ब किनारे, आयास भी किनारे रहता है। ठीक। तो क्या पर रहता है, किनारे पर होता है, जो कि हमने बना करके इसको दिखा दिया है आपको। फिर प्रश्न 19 कह रहा है घड़ी की चाबी देने में क्या संग्रहण होता है, यानी जब घड़ी की चाबी हम भरते हैं तो उसमें संग्रहण क्या होता है? तो उसमें हमारी क्या होती है, संग्रहण होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम उसको घुमा घुमा के उसको हम स्टोर कराते हैं। फिर जब उसको छोड़ेंगे तो वही चलती है, तो वो हमारी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, हाफ यम वी स्क्वायर। यम फॉर क्या है, द्रव्यमान है। वी फॉर क्या है, वेलोसिटी, यानी क्या है, ये वेग है। और ये क्या है, द्रव्यमान है। ये द्रव्यमान है, ये वेग है। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 20। एलिसा परीक्षण किसकी जांच के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा कि एलिसा परीक्षण हमारा एड्स की जांच के लिए किया जाता है। नाइट्रोजन अणु में कौन सा बंध होता है? नाइट्रोजन अणु यानी N2 में, किसमें, N2 में। N2 में कौन सा बंध होगा? तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। N की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है। N की वैलेंसी कितनी होती है, संयोजकता कितनी होती है, 5। 3 हम इधर दिखा लें और 2 इधर, और फिर से हम यही N कर लें, 3 इधर हो जाएगा और 2 इधर। अब इसमें जो बनेगा आपस में, वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। यानी हम इसको दिखा देते हैं, यन में त्रिक बंध होता है। कौन सा बंध होता है, 3 बंध होता है। त्रिक संयोजी बंध, संयोजी मतलब आपस में साझा करके जो बंध बनते हैं, संयोजी बंध होते हैं। क्योंकि एक होता है संयोजी बंध। बंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सहसंयोजी बंध, और एक होता है आयन बंध, आयनिक बंध, और एक संयोजी बंध होता है, बंध। तो हमारा जो ये बंध है, इसमें सहसंयोजी बंध होता है, आपस में साझा करके जो बंध बनते हैं। क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, 3 बैलेंसी आपस में साझा कर लिए, तो कौन सा बंध बन गया, त्रिक सहसंयोजी बंध बन गया। अगला प्रश्न कह रहा है दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो जो दाएं निलय से अशुद्ध खराब रक्त होता है, वो फेफड़ों में चला जाता है। वो क्या हो जाता है, फेफड़ों में चला जाता है। और शुद्ध रक्त क्या होता है, हृदय वगैरह में या अन्य हमारी चीजों में चला जाता है, नसों में चला जाता है। फिर प्रश्न 23 कर रहा है पेट्रोलों में कौन सी ऊर्जा होती है? तो पेट्रोलों में कौन सा होती है, कौन सा ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक, केमिकल एनर्जी होती है। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्या है, पेलाग्डा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी से। किसी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से ये रोग होता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब चीज। फिर प्रश्न 25, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है?
तो जड़ों द्वारा जो वर्धित प्रजनन होता है वो होता है शकरकंद में। किसमें होता है? शकरकंद में। प्रश्न नंबर 26 करा है, वह कौन सा उत्तोलक है जिसमें आलम्ब एवं आयाम, आयाम के मध्य क्या होता है? आयाम कह लीजिए, आयास, आयास कह लीजिए, आयास, आयास के मध्य भार होता है। यानी आलम्ब और आयास के मध्य, यानी ये इस तरीके से कुछ, यह हो जाए आलम्ब हो जाए, और ये क्या हो जाए? आयास हो जाए, और बीच में क्या हो जाए? भार हो जाए। यही कह रहा है कि ऐसा किस प्रकार का उत्तोलक है वो। तो ये हमारा है द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है, जैसे कूड़ा ढोने वाली गाड़ी और सरौता। सरौता भी हमारा तो यही है, अभी बताया तो हम आपको कि ये सरौता है ना। इसमें क्या होता है? भार बीच में, यहाँ सुपारी बीच में रखा होता है, यहाँ से प्रयास लगाते हैं और यहाँ से ये घूमता है, मूव करता है। तो ऐसे ही कूड़ा ढोने वाली गाड़ी भी है, नीचे से चलती है, बीच में कूड़ा रखा रहता है और हाथ से ये बंदा क्या करता है? हाथ से इसको आयास देता है, पुश करता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न करा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है? याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र होता है वो क्या होता है? विद्युत मोटर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस चीज को। फिर अगला कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न 28, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कंपोस्ट खाद किस से बनाई जाती है? तो आपको पता होगा कि कूड़ा कचरा हुआ गोबर से, इसमें मेथेन वगैरह हमारी जो होती है CH4 गैस होती है, मेथेन। तो कंपोस्ट खाद दलदली चीजों में, जैसे आप धान का वो जो हुआ डंठल हुआ उसको भी छोड़ देते हैं, सड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? कूड़ा कचरा वही हो गया, और गोबर से तो हमारा क्या हो जाता है? मेथेन वगैरह बन जाता है। बहुत पहले इन्हीं खादों से, गोबर ओबर से क्या किया जाता था? मेथेन गैस बना करके खाना वाना बनाने में भी काम लिया जाता था। तो कंपोस्ट खाद अगर हमारा बनाना है तो क्या करते हैं? गोबर और कूड़ा कचरा को इसी जगह इकट्ठा कर देंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? उसमें सड़ जाएगा। जब सड़ जाता है तो वही क्या बन जाता है? कंपोस्ट खाद बन जाता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधों में क्या परिवर्तन होता है? तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधों में परिवर्तन क्या होता है? उससे गति में वृद्धि होती है। तो पौधों की गति अति शीघ्रता से क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इसलिए डाला जाता है नाइट्रोजन उर्वरक, यानी नाइट्रोजन खाद इसलिए डाला जाता है कि पौधा थोड़ा सा फास्ट से, तेजी से वृद्धि करे, ग्रो करे। जूल किसका मात्रक होता है? जूल हमारा कार्य का मात्रक होता है। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, F इंटू डी, डब्ल्यू बराबर। तो न्यूटन, अगर इसको हम देखें तो न्यूटन मीटर इसके यूनिट होती है। तो जो, और इसको ये SI यूनिट क्या बोलते हैं? जूल। तो जूल किसका मात्रक है? कार्य का। और जूल एक और का मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? हम यहाँ ये भी बता दे रहे हैं, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होती है। अगला प्रश्न है, डीपीटी के टीके से किसका बचाव होता है? तो डीपीटी के टीके से डिप्थीरिया का, काली खांसी का और टिटनेस आदि का क्या होता है? बचाव होता है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इसमें से पूछ लेगा डीपीटी के टीके से किसका, किसी एक का बचाव लिखिए। तो आप डिप्थीरिया में, काली खांसी में और टिटनेस में किसी एक को भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, CaSO4 में Ca कैल्शियम की संयोजकता, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है? +2 होती है, यानी धनायन में होती है 2। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? तो फिर हमने वही अभी भी इसके पहले बताया, एमकेएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम क्या करते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की जो क्षमता होती है वही तो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है।
अच्छा, ये कार्य पूछा है। सॉरी, माफ करिएगा, कार का हम। अच्छा, अभी ये प्रश्न, देखिए प्रश्न को उलट दिया है। इसके पहले जूल करके पूछ रहा था, जूल किसका मात्रक है, अब कह रहा है एमकेएस पद्धति में कार्य क्या मात्रक है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा हुआ है एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है। यहाँ पे ऊर्जा है, हमने यहाँ ऊर्जा को आपको बता दिया। ऊर्जा यहाँ पे है, तो ऊर्जा का भी मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल ही होता है। ये कार्य करने की जो क्षमता होती है वो ऊर्जा कहलाती है। तो इसलिए इसका भी मात्रक क्या होता आता है, जूल। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी व सी। कौन कौन से हैं, बी व सी। याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील है। फिर वसा में घुलनशील प्रश्न पूछा जाता है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो एडीई के। ठीक है, एडीई के, ये किस में है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न कह रहा है, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कह रहा है निष्क्रिय जो गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए, निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2 और क्या होता है, 8 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी शून्य वर्ग के एलिमेंट्स हैं, शून्य वर्ग के, शून्य वर्ग, शून्य वर्ग के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सब हमारे क्या हैं, शून्य वर्ग के, यानी जीरो वर्ग के, शून्य वर्ग के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। इनके अष्टक ऑलरेडी पूर्ण रहते हैं। ये रासायनिक अपक्रिया नहीं करते, ये गैस क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो पूरी तरीके से पूर्ण होते हैं। 8 का मतलब हुआ है कि पूरी तरीके से पूर्ण होगा। अगर 7 होता तो रासायनिक अपक्रिया किसी से करता, जाकर किसी के साथ बांड बनाता। लेकिन यहाँ पे ये इसका ऑलरेडी सब कुछ फिट है, यानी ये बांड बना चुका है, इससे किसी की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये निष्क्रिय गैसों के तत्व में आते हैं और ये शून्य वर्ग के एलिमेंट्स कहलाते हैं। शून्य वर्ग के लास्ट में जो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान है, ये सब शून्य वर्ग के एलिमेंट्स होते हैं। और ये हल्की गैसें होती हैं, इसलिए जहाजों वगैरह के टायरों में इन्हीं सब गैसों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला 41 प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज, यहाँ लिख लीजिएगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कौन की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो जे जे टॉमसन। कौन होगा, जे जे टॉमसन होंगे। और न्यूट्रॉन का हो गया। प्रोटॉन अगर पूछेगा तो रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, याद रखिएगा, रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जीवाणुओं से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो जीवाणुओं से कौन सा रोग होता है, हैजा व क्या होता है, निमोनिया होता है, हैजा व निमोनिया, ये जीवाणु से होने वाले रोग के नाम है। फिर प्रश्न 43 कह रहा है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन फेफड़ों, गुर्दों और त्वचा में किया जाता है। कशेरुकी जो प्राणी के उत्सर्जी अंगों के जो नाम पूछ रहा है, इसमें है कशेरुकी प्राणी में उत्सर्जन कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है, गुर्दों में होता है और त्वचा में होता है इनका उत्सर्जी, ये उत्सर्जी अंग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करा है, मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कूट काटता है। तो ये कैसे काटता है, मिट्टी पलटर, ये आयताकार में काटता है। जांग की अस्थि का नाम क्या है, तो जांग की अस्थि जो है ये, इसका क्या नाम है, हीमर होता है। सिरके का रासायनिक सूत्र लिखिए। कह रहा है सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड होता है। देखिए इस रासायनिक सूत्र वाले कुछ फार्मूले हैं, उसको आप याद कर लीजिए, कास्टिक सोडा, सिरके का रासायनिक सूत्र,
इसलिए उन सब चीज़ों को यहाँ पे नहीं लाए हैं, क्योंकि हम उसका एक अलग से वीडियो, सारी चीज़ें आपको केमिस्ट्री का अलग से वीडियो दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें लिख दी गई हैं। जो एसिड से पूछता है, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, खाने वाला सोडा, फिटकेरी का सूत्र, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे दिया गया है। आप उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न अवश्य 100% है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये पूछा गया था, सिरके का रासायनिक सूत्र हम इसको लिख दिए हैं, और भी पूछे गए हैं, तो उसको वहां पे लिखा गया है। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा। केवल एक वीडियो आपका केमिस्ट्री का है, एक फिजिक्स का है, एक बायोलॉजी का है। तो आप थोड़ा समय, एक एक घंटा निकाल कर देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे भी आप एक बार देखे होंगे, एक बार और देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर अगला कह रहा है मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। मेस्टन हल, तो ये मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होता है, इसको लिखना है। तो बताइए मेस्टन हल जो हमारा होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। ये आपके लिए छोड़ा गया है। आप बताइए, अगर पढ़े हैं तो बताइए कि मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसे छोड़ दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस मेस्टन हल का मुख्य कार्य क्या है। उसके बाद आपका सही आंसर रहेगा तो आपको अवश्य कमेंट में बताया जाएगा कि हाँ इसका सही आंसर है। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे तो अवश्य इसका आंसर दे लेंगे। तो ये आपके लिए है, इसका आंसर अवश्य कमेंट करिएगा। प्रश्न 47 है, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में अंतर लिखिए। प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संपदा में अंतर लिखिए। तो देखिए, जो नवीकरणीय होता है ये हमारा भविष्य में क्या होता है, समाप्त नहीं होता, यानी रिसाइकल होता रहता है। और अनवीकरण में क्या होता है कि भविष्य में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चीजें बताई गई हैं। नवीकरण में भविष्य में समाप्त हो जाता है, नवीकरण भविष्य में समाप्त नहीं होता है, और अनवीकरण क्या होता है, भविष्य में ये समाप्त हो जाता है। मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, मानव की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 29, 29 हड्डियां होती हैं मानव खोपड़ी में, याद रखिएगा। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है, वो है संवहन विधि। कौन सी विधि, संवहन के विधि के द्वारा ही हमारा जल जो होता है गर्म होता है। क्योंकि जब हम नीचे से आग लगाते हैं या उसको गर्म करने के लिए गैस या कुछ भी जलाते हैं, हीट करते हैं, तो पहले क्या होता है कि हमारा बर्तन गर्म गर्म होता है। बर्तन गर्म होने के बाद क्या होता है, उसमें जो अंदर जल होता है वो गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाता है, और ऊपर ठंडा वाला पानी क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। तो इसे ही क्रिया जो हमारी होती है संवहन कहलाती है। लास्ट प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। के बराबर अभी बताए हैं, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। जूल सबका है, इसका भी जूल होगा। और स्थिर ऊर्जा यू बराबर क्या होता है, एम जी एच। जहां एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है। जी क्या है, ग्रेविटी है। एच क्या है, हाइट है। ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे तो स्थिर ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जी तो कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है। या 9.8 वैल्यू में रखिए, या फिर क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, यही करेंगे। तो अगर आप ऊंचाई बढ़ाएंगे, ऊंचाई या द्रव्यमान दोनों, अगर द्रव्यमान को इंक्रीज करेंगे तब भी यू बढ़ेगा, यू यानी यू बरा एम जी एच, तब भी यू बढ़ेगा। और एच को इंक्रीज करेंगे, एच को बढ़ाएंगे तब भी हमारा क्या बढ़ेगा, यू बढ़ेगा। एम घटाएंगे तो भी यू हमारा घटेगा, तब भी यू भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और एच घटाएंगे, हाइट कम करेंगे, तब भी यू हमारा क्या हो जाएगा, यू भी कम होता जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। या तो फिर 9.8 रखिए आप, या फिर 10 रखिए, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये आपका प्रश्न 50 प्रश्न रहा, जो कि यहाँ से 10 से 11 नंबर पूछेगा। 10 से 11 नंबर का रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो प्रश्न दिया गया है ये बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों को समावेशित किया गया है।
एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। आप वन लाइनर में प्रश्न को पढ़ लेंगे, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसको अवश्य एक बार देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार आप अवश्य देखिएगा, चीजें क्लियर हो जाए। अभी और भी मैं देख रहा हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट ज्यादा हो रहा है उसको मैं एक वीडियो और लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। बिल्कुल फैक्ट चीजें दी जाएंगी, इधर उधर की कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो यहाँ 10 से 11 नंबर आप इस चीजों को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज कमेंट अवश्य करिएगा। आपका ये टीएसपी चैनल आपके लिए है। बिल्कुल कमेंट करिए, आपके सोल्यूशन को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपसे आज से आपका पेपर बहुत नज़दीक आ जा रहा है, और आप बहुत ही अच्छी तरीके से लगे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। और होना भी चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है अब आपके लिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।